चाची जी मत मारो मुझे, बहुत जोर से लग रही है, बहुत दर्द हो रहा है। चाची जी मत मारो मुझे। एक काम नहीं होता तुझसे ठीक से, जब देखो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। अरे इसलिए तुझे इस घर में पाल रही हूँ कि तू बीमारी का बहाना लगाकर सारे दिन बिस्तर पर पड़ी रहे। चाची जी मैं बहाना नहीं बना रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तेरे जैसी ड्रामेबाजों को मैंने बहुत अच्छे से ठीक किया है। तुझे क्या लगता है तेरी इन चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आ जाऊंगी? ये पकड़ झाड़ू और पूरे घर की सफाई अच्छे से कर। वंदना ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी रीना तबीयत खराब में भी काम करने लगती है। रीना अनाथ थी, उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। एक दुर्घटना के दौरान उसके माता पिता भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से वो अपनी चाची वंदना और अपने चाचा दिनेश के साथ रहती थी। उसकी चाची ने उसे घर का स्टोर रूम दे रखा था, जिसमें वो बेचारी सोया करती थी। रीना ने स्टोर रूम के अंदर एक दुर्गा माँ की मूर्ति रखी हुई थी। जब भी वो दुखी या परेशान होती तो दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने आकर बैठ जाती और उनसे बातें करने लगती। दुर्गा माँ, आपने मेरे माता पिता को मुझसे क्यों छीना? आज अगर मेरे माता पिता मेरे साथ होते तो मुझे इतने दुख और दर्द सहन नहीं करने पड़ते। चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती हैं, मेरे बिना गलती पर भी मुझे मारती हैं। आज तो उन्होंने मुझे खाना भी नहीं दिया। रीना रात भर दुर्गा माँ की मूर्ति से बात करते करते भूखे पेट ही सो जाती है। ऐसा उसकी चाची उसके साथ कई बार कर चुकी थी। वो रीना से सारा काम करवाने के बाद उसे खाना तक नहीं देती थी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वंदना एक बाल्टी पानी भरकर रीना के ऊपर फेंक देती है। रीना उस टाइम बहुत तेज बुखार में होती है। पानी गिरने की वजह से वो थर थर कांपने लगती है। ऐसा मत कीजिए चाची, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अच्छा तुझे ठंड लग रही है, रुक तेरी ठंड मैं अभी उतारती हूँ। अभी और बर्फ का ठंडा पानी लेकर आऊंगी और तेरे ऊपर डाल दूंगी। नहीं नहीं, मैं उठ गई हूँ चाची, ऐसा मत कीजिए, मैं अभी घर के सभी काम कर लेती हूँ। बेचारी रीना बुखार में भी घर के काम करती है। तभी उसकी चाची वंदना उसके पास आती है और उससे कहती है, सुन लड़की, सारे दिन तू काम चोरी करती रहती है। शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं, सब्जी मंडी जाकर रात के खाने के लिए सब्जियां ले आइयो। ये कहकर वंदना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद रीना जैसे तैसे घर के काम खत्म करती है और सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी निकल जाती है। रास्ते में वो जा ही रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है और बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। जिसके बाद वहाँ कुछ लोग उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। शाम होते होते 8 बज जाते हैं और वंदना अपने घर में बैठी हुई रीना के आने का इंतजार कर रही होती है। अरे ये कलमुही मनहूस कहीं की पता नहीं कहाँ जाकर मर गई। एक काम दिया था वो भी नहीं किया। आने दो इसे, आज इसकी खैर नहीं। वंदना गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तभी रीना सब्जियां लेकर घर लौट आती है। रीना दिखने में बिल्कुल तरोताजा तंदुरुस्त लग रही होती है। वंदना उसे देखते ही उसे पकड़ती है और उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारकर कहती है, क्यूरी, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। आखिर कहाँ रह गई थी? कौन सी सब्जी मंडी में जाकर तू सब्जी खरीद रही थी? मुझे माफ कर दो चाची जी, रास्ते में मैं बेहोश हो गई थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने मेरी मदद की। क्या कहा? बेहोश हो गई थी? अरे तेरी शक्ल देखकर कौन कह सकता है कि तू बीमार है। जा अब जाकर बढ़िया बढ़िया खाना बना। अगर खाने में कोई कमी हुई तो आज तेरा भूत बना दूंगी मैं। चाची जी आप मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। ऐसा कहकर रीना सारी सब्जी रसोई में ले जाती है। जिसके बाद वो खाना बनाना शुरू करती है। देखते ही देखते वो 5 तरीके के अलग अलग भोजन तैयार कर लेती है। उसी वक्त मेहमान भी आ जाते हैं। वंदना मेहमानों को घर में बिठाकर रसोई में रीना के पास जाती है। अरे ऐसे हाथ बांधे क्या खड़ी है? मुझे तो पता ही था कि तूने अभी खाना बनाना शुरू भी नहीं किया होगा। खाना तो बनकर तैयार है, आप कहो तो मैं परोस दूं? ये सुनकर वंदना अचंभित रह जाती है। आखिर रीना ने 5 मिनट के अंदर खाना कैसे बनाया? वंदना एक एक करके सारा खाना देखने लगती है और अपने मन ही मन कहती है, खाना तो बिल्कुल ताजा है और गरम भी, लेकिन इसने इतनी जल्दी खाना कैसे बनाया? रीना सभी मेहमानों को खाना परोसने लगती है। तभी मेहमान खाना खाने के बाद खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वंदना, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। आखिर किसने बनाया है इतना अच्छा खाना? अरे ये खाना नहीं, ये तो अमृत है। ऐसा खाना मैंने कभी नहीं खाया।
वंदना भी खाना खाकर हैरान रह जाती है। उस दिन के बाद से रीना घर के सभी काम झटपट निपटा लेती है। वंदना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। कहीं इस रीना के शरीर में कोई आत्मा तो नहीं घुस गई? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। रीना घर में काम कर रही होती है। जिस फुर्ती से वो काम करती, वंदना उसे देखते ही रह जाती है। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? ये तो एक रिमोट कंट्रोल की तरह फुल स्पीड में काम कर रही है, लेकिन ये इतना सारा काम इतनी जल्दी कैसे कर रही है? और इसके अंदर इतनी फुर्ती कहाँ से आ रही है? बेहोश होने के बाद कोई इतना फुर्तीला कैसे हो सकता है? हो न हो इसके अंदर कोई न कोई तो चुड़ैल है। मुझे आज पंडित को बुलाना होगा। शाम होते होते वंदना अपने गांव के पंडित को अपने घर बुला लेती है, जिसके बाद पंडित घर में आकर हवन करना शुरू कर देता है। वंदना अपने साथ रीना को भी हवन में बिठाती है। जब तक हवन पूरा संपन्न नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ से जरा सी भी नहीं हिलोगी। एक तरफ हवन चल रहा होता है तो दूसरी तरफ वंदना की नजर रीना के ऊपर होती है। लेकिन तभी अचानक से दरवाजे से रीना की हमशक्ल घर के अंदर आती है, जिसे देखकर वंदना के होश उड़ जाते हैं। अगर रीना सामने से आ रही तो मेरे बगल में बैठी हुई लड़की कौन है? तभी वंदना के बगल में बैठी हुई रीना दुर्गा माँ के रूप में आ जाती है, जिन्हें देखकर वंदना उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। साक्षात दुर्गा माँ, आप मेरे घर में थी और मुझे पता भी नहीं चला। इतने समय से मैं आपसे अपने घर में नौकरानियों की तरह काम करवा रही थी। मुझे क्षमा कर दो माता, मुझे क्षमा कर दो। तुमने एक मासूम लड़की के ऊपर इतना अत्याचार किया। जहां उसे माँ की जरूरत थी वहां तुमने उसे मारा पीटा और खाना भी नहीं दिया। आखिर तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। तभी रीना दुर्गा माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और कहती है, दुर्गा माँ, आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ। मेरी चाची को कुछ मत कीजिए। वो मेरी सिर्फ चाची नहीं, मेरी माँ जैसी भी है। मेरा इस दुनिया में इनके अलावा और कोई नहीं है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। रीना की ये बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने किए पर पछताने लगती है। मुझे माफ कर दो रीना, मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उसके बाद भी तुमने मुझे एक माँ का दर्जा दिया। मैं कभी इस बात को समझ नहीं पाई। मैं तुम्हारे साथ फिर कभी ऐसा दोबारा नहीं करूंगी। आज से तुम मेरी बेटी हो। ये देखकर दुर्गा माँ वहां से गायब हो जाती है, जिसके बाद वंदना रीना को अपनी बेटी की तरह प्यार करती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नीरजा अपने 2 बच्चों चिंटू, गुड़िया और बीमार पति माधव के साथ मेहरौली गांव में रहती थी। उसका पति हमेशा से ऐसा नहीं था। एक वक्त था जब माधव शरीर से भला चंगा था, मगर अंदरूनी बीमारी ने उसे इस कदर घेर लिया कि उसने बिछौना पकड़ लिया, जिसके बाद घर चलाने की जिम्मेदारी नीरजा के कंधों पर पड़ गई। माँ दुर्गा, आज मेरे फसल की कटाई है, मुझ पर दया करना। नीरजा अपने दोनों बच्चों को लेकर खेत पर आती है, जहाँ उसने भुट्टे की खेती की होती है। इस बार तो हमारे भुट्टे बाकी सालों की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में उगे हैं। भुट्टे की पैदावार अच्छी तो होनी ही थी चिंटू, क्योंकि माँ ने इस भुट्टे की फसल की सारी जमा पूंजी झोंककर खाद उर्वरक का छिड़काव किया था। इसी से फसल में इतना इजाफा हुआ है। बच्चों, बड़ी ही सतर्कता से इन भुट्टों को इस ठाड़ से अलग करना होगा। तीनों भुट्टों को तोड़कर उन्हें बोरियों में भरकर तैयार करते हैं, जिसके बाद नीरजा उन्हें सिर पर लाद कर धीनू के घर लाती है। धीनू, मैं सारे भुट्टे ले आई हूँ, जल्दी से इनको तोलकर दाम दे दो। माफ करना नीरजा, मैं तुम्हारे भुट्टे नहीं खरीद सकता। ऐसा क्यों? पिछले 5 सालों से मैं अपने खेत की फसल तुम्हें ही बेचती आ रही हूँ। ऐन मौके पर तुम मुकर कैसे सकते हो? क्योंकि ब्रिज किशोर से मैंने तुमसे भी सस्ते दामों पर दानेदार भुट्टे खरीद लिए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे भुट्टे नहीं चाहिए। वो निराश होकर उन भुट्टों को लेकर घर लौट आती है। इन भुट्टों को उगाने में मेरी भारी लागत लगी है। सोचा था आज इन्हें बेचकर घर में राशन पानी सब भर दूंगी। अब इन भुट्टों का क्या होगा? माँ, क्यों ना हम इन भुट्टों को पकाकर बेचें? इससे भुट्टे भी बिक जाएंगे और पैसे भी आएंगे। बच्चों के तरकीब से नीरजा को संतुष्टि मिल जाती है। अगले सवेरे नीरजा अन्नपूर्णा माँ का नाम लेकर भुट्टे और अंगीठी लेकर बाजार में एक बोरी पर बैठकर भुट्टे बेचने लगती है, जहाँ उसके दोनों बच्चे आवाज लगाते हैं।
बाढ़ की भुनी भुट्टे, ताजे दानेदार भुट्टे खा लो भैया। चटकदार मसालेदार भुट्टे 10 रुपए जोड़ा। उनके लाख आवाज लगाने पर भी कोई भी उनके भुट्टे खरीदने नहीं आता। तभी हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, जिसके चलते एक बड़ी भीड़ उनके भुट्टों के इर्द गिर्द आकर जमा हो जाती है। अरे जरा जल्दी से 2 करारे नमक नींबू लगा के भुट्टे देना। हम भी आपका हाथ बटाते हैं माँ। भुट्टे बेचकर पहले दिन की कमाई से 2 दिन के बाद नीरजा के घर का चूल्हा जलता है। अब हर दिन के साथ उनके भुट्टे की मांग बढ़ती ही चली जा रही थी, जिससे नीरजा एक ठेला खरीद कर उसी पर भुट्टे रखकर बेचने लगी। एक रोज उसे भुट्टे की दुकान बढ़ाने में काफी देरी हो जाती है। घर लौटते वक्त उसे चौराहे पर एक बुढ़िया गिरी हुई दिखती है। मदद करो मेरी। कौन है आप? इतनी रात को इस चौराहे पर क्यों पड़ी हैं? आपके अपने कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं, भाग्य की मारी दुखियारी हूँ। कई दिन की भूखी हूँ। कुछ खिला सकोगी तो ईश्वर तुम्हें उसका फल जरूर देगा। नीरजा झट से बुढ़िया को भुट्टा खाने को देती है। बस तुम्हारे लाजवाब भुट्टे खाकर मेरा पेट भर गया। अचानक वो फटे हाल बुढ़िया एक शोभायमान देवी में बदलकर कहती है, नीरजा, मैं देवी अन्नपूर्णा हूँ। माँ अन्नपूर्णा, इस अभागन के भुट्टे खाकर आपने मेरा मान बढ़ा दिया है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। देवी अन्नपूर्णा अपने शक्ति से एक जादुई अंगीठी प्रकट करके उसे थमा देती है। ये क्या है माँ अन्नपूर्णा? ये जादुई भुट्टा मशीन है। जब तुम इसके भीतर साधारण भुट्टे डालोगी तो इस जादुई मशीन से वो भुट्टे सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलेंगे। जादुई भुट्टा मशीन का रहस्य बताकर देवी नीरजा की आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। नीरजा उस जादुई भुट्टा मशीन को ठेले पर सवार करके घर लौट आती है। क्या सचमुच ये जादुई भुट्टा मशीन है? मुझे इसका पता कैसे चलेगा? वो झट से एक भुट्टे को उसके भीतर डालती है। तभी जादुई भुट्टा मशीन के चारों ओर एक लौ चमक उठती है और वो भुट्टा सोने के भुट्टे में बदलकर बाहर निकलता है, जिसे देख नीरजा की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। ये तो सचमुच का जादुई भुट्टा मशीन है, जिसके भीतर पल भर में ही डाला गया साधारण भुट्टा सोने का हो जाता है। इसके बाद नीरजा और भी कई भुट्टे जादुई मशीन के भीतर डालती, जो सोने के भुट्टे में तब्दील होकर बाहर आते। ये देख वो बहुत खुश होती है। सवेरा होते ही मैं इन भुट्टों को बेचकर सब ठीक कर लूंगी। सवेरे होते ही वो सोने के सभी भुट्टों को बोरी में भरकर सुनार से उनका सौदा करके पैसे लेकर घर आती है। इतने सारे पैसे? माँ, ये पैसे कहाँ से आए? जानना चाहती हो ये पैसे कहाँ से आए? मगर पहले वादा करो, किसी और से इसका जिक्र नहीं करोगे। वादा। नीरजा अपने दोनों बच्चों के सामने जादुई भुट्टा मशीन में जैसे ही एक भुट्टा डालती है, वो चमचमाते सोने के भुट्टे में ढलकर बाहर आता है। ये तो जादू हो गया। ये जादू ऐसे नहीं हुआ है। ये एक जादुई भुट्टा मशीन है, जिसमें से हमारे भुट्टे सोने के भुट्टों में बदलकर निकलते हैं। अब जादुई भुट्टा मशीन से नीरजा की गरीबी दूर हो जाती है, जिसे जल भुनकर धीनू कहता है, अरे ऐसा भी कौन सा जिन्न का जादू हाथ लगा है इस नीरजा के, जो हफ्ते भर के भीतर ही ये फटे हाल से मालामाल हो गई। पहले हवेली जैसा घर ठोक दिया, ऊंचे स्कूल में बच्चों का दाखिला करा दिया, और तो और भुट्टे बेचने का धंधा भी छोड़ दिया। पता लगाना पड़ेगा। एक सवेरे, बच्चों, मैं तुम्हारे बाबा को लेकर अस्पताल जा रही हूँ। उनकी जांच पड़ताल में समय लगेगा, इसलिए गलती से भी किसी के सामने इस जादुई भुट्टा मशीन का भेद मत खोलना। निश्चित होकर जाओ माँ। उनके जाते ही लालची धीनू दीवार फांदकर भीतर घुस आता है। यही सही मौका है तहकीकात करने का। लाख छानबीन करने के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं आता। जाने कहाँ है वो सोने का चिराग, जिसके जादू से ये चीथड़ों में जीने वाले कल के गंगू तेली भिखारी राजा भोज का जीवन काट रहे हैं। क्या पता इन चंगू मंगू को कुछ पता हो, पूछकर देखता हूँ। धीनू चिंटू के पास आकर उन्हें मिठाई का लालच देता है। अले ले 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 मेरा चिंटू, चाइनी की बर्फी खाएगा बेटा? धीनू बखूबी जानता था कि गुड़िया उसके चाल में नहीं फंसने वाली, इसलिए वो भोले चिंटू को अपना शिकार बनाता है। शाबाश चिंटू बेटा, जल्दी से बता कि ये घर बार खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मेरी माँ के पास एक जादुई मशीन है, जिसमें भुट्टे डालने पर वो सोने के भुट्टे हो जाते हैं।
जादुई भुट्टा मशीन के कारनामे को सुनकर धीनू के मन में अब घनघोर लालच समा जाता है और वो उस मशीन को अपने घर लाकर हाथ मलते हुए कहता है, अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, जिसके बाद इस पूरे गांव पर मेरा ही दबदबा होगा। वो लालच में आकर एक साथ कई सारे भुट्टे जादुई मशीन में डाल देता है, मगर उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। अरे ये भुट्टे सोने के भुट्टे में क्यों नहीं बदल रहे? वो कई बार ऐसा करता है, मगर हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, जिससे तंग आकर वो उस जादुई भुट्टा मशीन को पटक देता है। अगर ये भुट्टा मशीन मुझे सोने के भुट्टे नहीं दे सकती तो मैं इसे चूर चूर कर दूंगा। तभी उसकी आंखों के सामने वो जादुई मशीन फिर जुड़ जाती है, जिसके भीतर से अनगिनत भुट्टे उस पे बरस पड़ते हैं। अरे 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 बचाओ, अरे मोरी मैया, इन भुट्टों ने तो मुझको आगे से पीछे और ऊपर से नीचे तक चोटिल कर दिया। अरे रे 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 रे, बचाओ 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 बचाओ। तभी नीरजा पूरे गांव को लिए वहां हाजिर हो जाती है। सभी उसकी दुर्दशा देखकर हंस पड़ते हैं। कैसी पड़ी भुट्टो की मार? अरे पूछो मत। कोई चाहे कितना भी रोके धीनू, सही चीज सही हाथों में आ ही जाती है। व्यापारी धीनू का लालच उस पर बुरी तरह भारी पड़ता है, जिससे उसे सबक मिल जाता है। अंत में जादुई भुट्टा मशीन वापस से नीरजा के पास आ जाती है, जिससे अब नीरजा गरीब लोगों की मदद करने का जिम्मा उठाकर इंसानियत को कायम करती है।